हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार होने वाला है क्योंकि हम आज आप लोग को लेकर के आए हैं क्लास 10 का अर्थशास्त्र विषय का चैप्टर नंबर 2, इकाई 2, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। प्यारे बच्चों, जैसा देख रहे हैं लिखा हुआ है, समझाएंगे ऐसा कि जिंदगी भर याद रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर को इतना इजी ढंग से आप लोग को बताएंगे, इसे बताएंगे आय किसे कहते हैं और आय किस प्रकार से बढ़ता है, हमारे राष्ट्रीय आय किस प्रकार सहायक है बिहार के विकास में या फिर देश के विकास में, प्रति व्यक्ति आय देश के विकास में किस प्रकार से सहायक होता है, आखिर में लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं, गरीबी क्यों जन्म देती है, ये सब चीज पे हम क्या करेंगे आज इस चैप्टर में बहुत ही विस्तार से समझेंगे। और प्यारे बच्चों, शुरू से आप लोग क्या कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो लेकर के आ रहे हैं और बच्चे इसका पहला अध्याय भी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, जो काफी सरल भाषा में, जो नहीं देखे होंगे जाकर के देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम समझाते हैं आप लोग को राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य मतलब जिसे जान रहे हैं, राज्य क्या होता है, हमारा राज्य से बिहार एक राज्य हो गया, केरल एक राज्य हो गया, महाराष्ट्र एक राज्य हो गया। राष्ट्र मतलब देश, तो हमारा राज्य की क्या आय है, देश की क्या आय है, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब समझते हैं आय क्या है। आय क्या है प्यारे बच्चे, आय का मतलब होता है आमदनी, आमदनी होता है, पैसा होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, जब कोई व्यक्ति कोई भी काम करे, मतलब चाहे शारीरिक काम करे या मानसिक काम करे, तो जब कोई व्यक्ति कोई शारीरिक कार्य करता है या मानसिक कार्य करता है, शारीरिक कार्य मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, या तो फिर शारीरिक कार्य करे या फिर मानसिक कार्य करे। शारीरिक कार्य मतलब होता है जो कि किसान लोग करते हैं, शरीर के द्वारा जो कार्य करते हैं। मानसिक कार्य जो हो गया जो कि दिमाग से करते हैं। जैसे शिक्षा क्या होता है, पढ़ा रहे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ी पढ़ा रहे हैं तो हमको मतलब कि कुदाल चलाना पड़ रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पढ़ा रहे हैं, दिमाग से पढ़ा रहे हैं। टीचर लोग हो गया, ये लोग क्या हो गया, मानसिक कार्य करता है। कोई कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, वो मानसिक कार्य कर रहा है। कोई खेत में काम कर रहा है, क्या कर रहा है, शारीरिक कार्य कर रहा है। तो प्यारे बच्चे, कोई व्यक्ति जो शारीरिक काम करे या मानसिक कार्य करे और उस कार्य के बदले में जो उसको पैसा मिले, प्यारे बच्चों, वही क्या होता है, आय होता है। मतलब कि प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है, किसी भी काम को करता है और उसे उस कार्य के बदले में जो आय मिलता है, जो पैसा मिलता है, वही क्या होता है, उसको आय कहते हैं। जैसे कोई मजदूर लोग काम करता है, कोई श्रमिक लोग काम करता है, उसको मजदूरी मिलता है। कोई शिक्षक लोग काम करता है, उसको वेतन मिलता है ना। ये सब क्या है, ये सब उसको पारिश्रमिक रूप में मिलता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र में हम पैसा के बारे में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और काम करने के बदले में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो काम नहीं कहलाएगा। पैसा मिल रहा है तभी वो काम कहलाएगा अर्थशास्त्र के अनुसार। ये सब चीजें जो होती है अर्थशास्त्र में आता है। तो प्यारे बच्चे, हम आप लोग को बता रहे थे आय क्या है। इसमें आ जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है, किसी भी काम को करता है, उसे उस काम के बदले में जो पैसा मिलता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही आय कहते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बिहार की आय के बारे में जानना है। प्यारे बच्चों देखिए, योजना आयोग के आंकड़े 2009 के अनुसार, योजना आयोग का गठन कब हुआ हम पूरा सब चीज बता दिए इसके पिछले वाले वीडियो में, जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। योजना आयोग के आंकड़े 2009 के अनुसार बताया गया, क्या बताया गया, बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। मतलब उड़ीसा के बाद अगर जो कोई गरीब राज्य है तो क्या है प्यारे बच्चों, वो बिहार है।
यहां की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में न्यूनतम है। देखिए प्यारे बच्चों, योजना आयोग जो था 2009 के आंकड़े के अनुसार बताया गया क्या कि बिहार क्या है, पूरे देश में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा है। उड़ीसा तो सबसे ज्यादा पिछड़ा है, उसके बाद कौन आता है, बिहार आता है। और बिहार की जो 41.4% जो आबादी है प्यारे बच्चों, ये क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब 41.4% जो आबादी है गरीबी के रेखा के नीचे आती है। अब देखिए, जब गरीबी रेखा के नीचे आ रही है तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। प्रति व्यक्ति आय हम बताए हैं पिछले वाले वीडियो में, इसमें भी हम बता देंगे। प्रति व्यक्ति आय मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति कितनी आय होता है। अब देखिए, एक निदेशालय के इस रिपोर्ट के अनुसार, सन 2008 और 9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये है। 2008 और 9 के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है 25,494 रुपया, जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय सन 2005 और 6 में 6,610 रुपये है। बिहार के कुल 38 जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना की है और न्यूनतम जो है शिवहर की है। देखिए कितना बड़ा पॉइंट बोला है प्यारे बच्चों। जब क्या हुआ, रिपोर्ट जब तैयार किया गया 2008 और 9 में, तो देखा गया पूरा देश का जो आय है वो 25,494 रुपया है। लेकिन जब बिहार का आंकड़ा दिया गया 2005 और 6 के अनुसार, तो बिहार कितना है, पूरा देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, 25,494 रुपया था। अब बिहार का जब किया गया आंकड़ा तो उसका निकला 6,610 रुपया। सोच सकते हैं कितना अंतर हो रहा है बिहार का प्रति व्यक्ति आय में। अगर जो बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, जानते हैं पटना बिहार की राजधानी है, शहर है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। शिवहर जिला में क्या है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। प्यारे बच्चे, हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ कुछ पॉइंट को बहुत ही नोटिस करना पड़ता है। से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन उठा दिया, बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो क्या हो जाएगा, शिवहर जिले। और बता दिया बिहार के जिले की आय प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा थी, कौन जिला के, पटना का। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, एक अर्थशास्त्री था रैगनर नरकस, जो था रैगनर नरकस ने क्या बताया, गरीबी के कुचक्र की धारणा को बतलाया था। बिहार राज्य भी गरीबी के कुचक्र का शिकार है, जिस कारण बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूरे भारतवर्ष में न्यूनतम है। प्यारे बच्चे, कितना बड़ा बात बोले हैं रैगनर नरकस ने। क्या बताया, बिहार राज्य जो है गरीबी कुचक्र का शिकार है। गरीबी का कुचक्र क्या होता है, इसके बाद हम लोग जानेंगे। गरीबी कुचक्र का शिकार है कौन है, बिहार राज्य। इसी कारण क्या है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय क्या है, न्यूनतम है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग समझेंगे गरीबी कुचक्र क्या है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इस कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नरकस ने बताया। वो क्या बताया, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो और ही गरीब रह जाता है। हम लोग देखते हैं समाज में, अगर जो कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, दिन प्रतिदिन क्या होता है, अमीर होते ही चला जाता है। और जो गरीब व्यक्ति है हमेशा गरीब होते ही चला जाता है। सबकी बात नहीं करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, जो गरीब है वो गरीब ही रह जाते हैं। गरीब है तो गरीब है, क्यों, क्योंकि उसका सोच जो होता है ना, सोच ही कम होता है। तो एक चक्र बताया, गरीबी का कुचक्र बताया है, कौन, रैगनर नरकस ने। क्या बताया, अगर अगर कोई व्यक्ति जो प्रति व्यक्ति आय जिसका ज्यादा रहता है, वो क्या करता है, कुछ पूंजी लगाता है। पूंजी लगाता है तो क्या होता है, अधिक बचत भी करता है, तो क्या होता है, अधिक विनियोग भी होता है। मतलब जो व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, ज्यादा पूंजी लगाया किसी भी चीज में, चाहे बिजनेस है चाहे किसी भी कार्य में, उसको अधिक बचत भी होगा। सब गोवा राज्य की क्या प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। अब बिहार राज्य की हम लोग बात करते हैं, तो बिहार राज्य में क्या है, प्रति व्यक्ति आय ही बहुत कम है। अब प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण क्या होता है, निम्न पूंजी निर्माण होता है, बहुत निम्न पूंजी निर्माण होता है। पूंजी बहुत कम होता है, पूंजी बहुत कम ही हम लोग लगाते हैं, इस कारण क्या होता है, बचत भी क्या होता है, बिहार राज्य का बहुत ही कम होता है। बचत भी व्यक्ति कम होता है, क्योंकि जिसके पास प्रति व्यक्ति आय ही नहीं है, प्रति व्यक्ति आय ही नहीं, तो पूंजी लगाएगा कहां से प्यारे बच्चों, पूंजी लगाएगा ही नहीं तो बचेगा ज्यादा कहां से। तो जिसका प्रति व्यक्ति आय है, तो बिहार यही है, यही होता है गरीबी का कुचक्र। मतलब कि उसका पूंजी ही बहुत कम है, प्रति व्यक्ति आय ही बहुत कम है, तो पूंजी ही कम लगाएगा।
अब पूंजी कम लगाएगा तो उसका बचत भी बहुत कम होगा। इसी कारण में क्या होगा, वो दिन प्रतिदिन गरीब होते चला जाएगा। और जिसका प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, अधिक पूंजी लगाएगा, अधिक बचत होगा और विकास करते चला जाएगा। इसलिए कहते हैं गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय हम बताएं पिछले वाले चैप्टर में, राष्ट्रीय आय क्या है? किसी भी देश की संपत्ति, किसी भी देश की संपत्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें दिया गया राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्द में, एक वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब एक वर्ष में देश की कुल कितनी आय है। मान लिया जाए एक वर्ष में भारत देश की आय $100 मिलियन है, $100 मिलियन है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय आय होगा। मतलब देश की कुल संपत्ति एक साल में कितनी है, ये क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। यदि देश की कुल पूंजी विदेशों में लगा दी जाती है तो उससे प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। ये क्या है, एक नोट पॉइंट है। अगर जो मान लिया जाए कि भारत के पास $100 मिलियन मान लिया पैसा है और $50 मिलियन अगर जो विदेश में इन्वेस्ट किया है, भारत लगा रखा है, विदेश को दिया रखा है ताकि उससे इनकम हो, ताकि उससे आय उसको मिलता रहे, तो भारत का जो राष्ट्रीय आय हो जाएगा ये $100 मिलियन प्लस $50 मिलियन, मतलब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, $150 मिलियन इसका भारत का राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय सिंपल सी शब्दों में हम लोग समझते हैं प्यारे, देश की संपत्ति, देश का जो संपत्ति होता है, देश के पास जो रुपया है, देश के पास जो पैसा है, वो क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए। अब अर्थशास्त्री जो हुए वो क्या बोले, उनके अनुसार भी थोड़ा देखते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या दी है। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार हम लोग क्या देखते हैं, उनके अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब कि प्यारे बच्चों, किसी भी देश में जितना इसका श्रम है और जितना पूंजी है उसको क्या करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं पर लगाते हैं, प्राकृतिक साधनों पर लगाते हैं, मतलब किसी वस्तु के निर्माण पर लगाते हैं। और अगर जो किनके अनुसार, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, अगर जो किसी व्यक्ति का श्रम और पूंजी को प्राकृतिक साधनों के निर्माण पर लगा दिए, निर्माण होने के बाद जो उससे इनकम हुआ, जो उससे क्या होता है, इनकम जो होता है, जो उससे लाभ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। और प्रोफेसर पिग्गू के अनुसार हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। मतलब प्यारे बच्चों, इसमें प्रोफेसर पिग्गू ने बताया कि राष्ट्रीय आय जो होता है, राष्ट्रीय आय लाभांश समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिससे विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होता है। मतलब कि देश की आय जो होती है तो होती है, देश की आय जो होती है वो तो होती ही है, और जो विदेश की आय होती है उसको भी मिलाने से जो प्राप्त लाभांश होता है, जो प्राप्त लाभांश होता है उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। प्यारे बच्चे, ये कौन बोले हैं, प्रोफेसर पिग्गू ने बोले हैं कि देश का जो संपत्ति है, देश की संपत्ति साथ विदेश की संपत्ति को यदि मिला देते हैं तो क्या होता है, वो राष्ट्रीय आय होता है, उसको मुद्रा के रूप में मापते हैं, वही क्या होता है, राष्ट्रीय आय। प्यारे बच्चे, अब आते हैं अगला अर्थशास्त्री में प्रोफेसर फीसर। प्रोफेसर फीसर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते हुए कहा कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। देखिए प्रोफेसर फीसर ने क्या कहा कि जितना वस्तु का उत्पादन होता है और जितना वस्तु का उपभोग होता है, अगर जो उसको जोड़ देंगे तो जो बचेगा वही राष्ट्रीय आय होगा। किसके अनुसार, प्रोफेसर फीसर ने कहा क्या, वार्षिक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। मान लिया प्यारे बच्चों, देश की संपत्ति है 100 रुपया और देश के लोगों ने 20 रुपया क्या कर दिया, उपभोग किया, तो बचा कितना, 80 रुपया। यही 80 रुपया क्या है, राष्ट्रीय आय है।
इनके अनुसार प्रोफेसर फिशर ने कहा जितना उत्पादन में हो रहा है शुद्ध उत्पादन और जितना उपभोग कर रहा है वह उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, इसका राष्ट्रीय आय होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रोफेसर केन्स ने बोला, क्या बोला, प्रोफेसर केन्स ने राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किया। इसके अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया। प्रोफेसर केन्स ने बताया, क्या बताया, एक वाई समीकरण दिया, एक फॉर्मूला दिया। इसके बारे में बताया वाई बराबर सी प्लस आई, मतलब राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग प्लस विनिमय। राष्ट्रीय आय बताया प्यारा, राष्ट्रीय आय जो होता है किसी वस्तु पर कितना कोई लगाया है, कितना खर्च किया है और कितना वस्तु का इस्तेमाल किया है, कितना वस्तु बनाने में जितना खर्च किया है और वस्तु का जितना इस्तेमाल किया, अगर दोनों को भी हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, राष्ट्रीय आएगा। इसे एग्जाम में प्यारे बच्चों आता है किसने वाई समीकरण दिया, प्रोफेसर केन्स के अनुसार समीकरण क्या है, सही रूप क्या है, तो वाई बराबर सी प्लस आई। अब देखिए प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय की धारणा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो हम लोग एग्जाम में देखेंगे, अगर क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो इसमें बहुत बार पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। ये तीनों बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम आज सब चीज क्लियर करेंगे कि क्या होता है। मतलब राष्ट्रीय आय की धारणा किसी देश की आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली आय को दर्शाती है। यह एक देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतन है। मतलब राष्ट्रीय आय क्या है, देश की आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संकेतन है। क्योंकि देखिए अब जिस देश की संपत्ति ज्यादा रहेगी, जिस देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है वो देश क्या होगा, मजबूत होगा। पैसा ही सबसे बड़ा, कहते हैं ना, न देश बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ही कहते हैं इसके पास पैसा है वही देश क्या है, सबसे ज्यादा अमीर है। अब इसमें क्या देखना, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, देखिए सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग है। यह एक देश की आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण संकेतन है। मतलब प्यारे बच्चों सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक निश्चित दिया गया समय में, मान लीजिए 1 वर्ष भारत को दिया गया या तो फिर 5 वर्ष दिया गया, ये सब में क्या, एक निश्चित समय अवधि में 1 वर्ष में उस देश के अंदर कितना वस्तु का उत्पादित हुआ, कितना वस्तु का निर्माण हुआ, अगर जो इसको क्या करेंगे, मूल्य को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, वो सकल घरेलू उत्पाद। 1 वर्ष में या 2 वर्ष में एक दिया गया समय 5 वर्ष के लिए भी दिया जा सकता है, तो दिया गया समय में कितना वस्तु बन रहा है, कितना वस्तु का निर्माण हो रहा है, अगर इसको पूरा जोड़ देंगे, उसका योग करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, राष्ट्रीय, वो क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद होगा। अब हम लोग आते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग है, चाहे वे देश के अंदर हो या चाहे वे देश के बाहर। मतलब प्यारे बच्चों ये हम बताएं सकल घरेलू उत्पाद मतलब देश के अंदर में की बात कर रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बता रहे हैं कि एक निश्चित दिया गया समय में, एक निश्चित दिया गया समय में जितना वस्तु का निर्माण हो रहा है देश के नागरिकों के द्वारा, या वो नागरिक देश के बाहर रह रहा है, इस देश में नहीं रह रहा या दूसरे देश में रह रहा, लेकिन उसके द्वारा, देश के नागरिक के द्वारा यदि किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, उसे क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब कि प्यारे बच्चों कोई व्यक्ति अगर इस देश में रह रहा या तो फिर इस देश के बाहर रह रहा और वो कमा रहा है, तो यह देश के अंदर रहने वाले जितना व्यक्ति है उसके द्वारा जो वस्तु का निर्माण हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और जो देश के बाहर रह रहा है उसके द्वारा जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो अगर जो उसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। अब हम लोग आते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में प्यारे बच्चों। इसमें क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। मतलब कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के मतलब क्या हुआ, जितना व्यक्ति मूल्य ह्रास को हटाएंगे, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हुआ, मूल्य ह्रास को घटाएंगे, किसमें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। मतलब कि प्यारे बच्चों अगर देश को कुल उत्पाद जो हुआ 100 हुआ और वस्तु के निर्माण करने में अगर जो 20 रुपया खर्चा हुआ,
तो कुल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना हो गया प्यारे बच्चों? 80 रुपया। यही होता है क्या कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाने पर, मतलब कि कुल उत्पाद हुआ 500 रुपया और अगर जो खर्चा हुआ वस्तु को बनाने में, खर्चा हुआ वस्तु को बनाने में 100, तो कितना हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? हो जाएगा 400। कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जितना हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें जितना खर्चा हुआ बनाने में उसको घटाएंगे क्या निकलेगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इन तीनों धारणाओं का उपयोग एक देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने, उसकी तुलना अन्य देशों से करने के लिए होता है। मतलब कि इन तीनों को क्या होता है, ये तीनों का जो होता है उपयोग जो होता है दूसरे देश की तुलना करते हैं, कभी कभी सुनते हैं जीडीपी गिर गया, जीडीपी बढ़ गया, ये सब इसी से आता है। आप देखते हैं प्यारे बच्चों भारत का राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी प्रयास किया था। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय आय कितना है? दादा भाई नौरोजी जो थे वो क्या किए? सोच लो, आजादी से पहले 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय देश कितना है उसको अनुमान लगाने के लिए प्रयास किया गया, आजादी के पहले से ही। तो अर्थशास्त्री ऐसे थे, सुचिंतक थे, भारत के बारे में जो सोच रहे थे, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया। सोचिए, जब 1868 की बात किया जाए तो उस समय प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया थी। इसका पूरे व्यक्ति का, भारत के व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। अभी तो जैसे देखिए अभी तो 25,000 से ज्यादा है, अभी 25,000 से प्लस से 2009 के जनगणना के अनुसार यह बढ़ा होगा। तो 1868 में 20 रुपया था, अभी कितना है? 25,000 से भी ज्यादा है। अब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। अब भारत जब स्वतंत्र हो गया तो अब गणना होने लगा कि भाई भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है। तो क्या हुआ, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक गठन किया गया, एक समिति। उसका काम क्या था? राष्ट्रीय आय का गणना करना, देश की संपत्ति की गणना करना। इस समिति ने सन 1948-49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपया बताया। कौन? जब समिति गठन हुआ तो उस समिति ने बताया 1948-49 में कि देश की कुल संपत्ति जो है, देश के पास जो पैसा है 8,650 करोड़ रुपया है। अभी भी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो क्या कर रहा है? राष्ट्रीय आय की गणना अभी भी करती है। राष्ट्रीय आय गणना कौन करती है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अभी भी कि देश की संपत्ति कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है। देखिए प्यारे बच्चों, आप समझते हैं प्रति व्यक्ति आय। ये सब टॉपिक तो हम पिछले चैप्टर में बता भी दिए हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया इसमें? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका आकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो गया? राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से जो भाग देंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। अगर जो मान लिया जाए देश की जो संपत्ति है, देश का राष्ट्रीय आय 100 रुपया है और अगर देश में कुल 20 व्यक्ति रह रहा है तो प्रति व्यक्ति आय कितना होगा प्यारे बच्चों? 5 रुपया हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे वो क्या निकल के आएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे अब क्या जानेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है, किसके अपेक्षा? अदर देश की अपेक्षा, तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है। भारत का प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या है? बहुत ही नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार अगर 2007 के अनुसार देखेंगे भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना? $950 थी, जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/48 है। कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अगर जो भारत में जितना 48 व्यक्ति पैसा कमा रहा है उतना बराबर अमेरिका का एक व्यक्ति पैसा कमा लेगा। सोचिए, भारत जनसंख्या बहुत ज्यादा है फिर भी इसका क्या है? प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। भारत में जितना 48 व्यक्ति कमा रहा है उतना अकेला क्या कर रहा है? अमेरिका का एक व्यक्ति कमा रहा है। तो इसके साथ तुलना करें कितना हो जाएगा? 1/48 आ जाएगा।
इस प्रकार से हम लोग देखेंगे अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना है, $46,040, इंग्लैंड का $42,740, चीन का $2,360, बांग्लादेश का $870। अब भारत कितना है प्यारे बच्चों, $950। यहां से आता है भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, $950। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझेंगे क्या राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना किस किस विधि द्वारा होती है। तो सबसे पहले जो होती है उत्पादन विधि के द्वारा, उसके बाद जो प्यारे बच्चों होता है आय के आधार पे होता है, उसके बाद व्यय के आधार पे होता है। मतलब राष्ट्रीय आय की गणना जो होता है प्यारे बच्चों किस किस के आधार पे होता है, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ की विधि के आधार पर, आय विधि के आधार पे होता है, व्यय विधि के आधार पे होता है। आखिरी में उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि क्या है, हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसके आधार पर क्या होता है राष्ट्रीय आय की गणना होती है। देखिए प्यारे बच्चों, अब राष्ट्रीय आय की गणना जो विधि होती है इसके बारे में बता रहे हैं। पहला क्या है, उत्पादन गणना विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है। मतलब देश में कितना वस्तु का निर्माण हो रहा है, कितना वस्तु का उत्पादन हो रहा है, इसके आधार पर क्या होता है राष्ट्रीय आय गणना किया जाता है। दूसरा आता है आय गणना विधि। मतलब कि राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर किया जाता है। अगर जिस व्यक्ति का आय जो है, अगर किसी व्यक्ति का आय जो है सभी व्यक्ति का आय को यदि जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, निकल के आएगा राष्ट्रीय आय निकल करके आ जाएगा। व्यय गणना विधि, राष्ट्रीय आय गणना लोगों के व्यय के माप से किया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति कितना वस्तु का व्यय कर रहा है, कितना वस्तु पे खर्चा कर रहा है, कितना अपना दैनिक जीवन खर्चा कर रहा है, जैसा खर्चा हम लोग जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल करके आ जाएगा। अब आता है मूल्य योग विधि। राष्ट्रीय आय गणना विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है। अगर व्यक्ति कोई प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय क्या होगा, बढ़ जाएगा और फिर राष्ट्रीय आय में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब आता है व्यवसायिक गणना विधि। राष्ट्रीय आय की गणना व्यवसायिक संरचना के आधार पर भी किया जाता है। देश में चलने वाले बैंकिंग क्षेत्र या किसी भी अर्थशास्त्र चलाने वाली संस्था जो होती है उसके आधार पर भी राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां। जैसा कि देखते हैं प्यारे बच्चों, अब राष्ट्रीय आय मतलब पूरा देश की आय को हम लोग गणना करेंगे, देश की आय को जोड़ कर निकालेंगे तो जायज सी बात है परेशानियां आएगा। अगर जो आप लोग कह दे किसी एक शहर की लोगों की संपत्ति कितनी है तो आप लोग को जोड़ने में हालत खराब हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो होता है पूरा देश की आय को जोड़ती है तो कितना कठिनाइयां होती है। एग्जाम में आता है राष्ट्रीय आय गणना में क्या क्या कठिनाइयां होती है इसके बारे में जानना है। सबसे पहला क्या, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां। पूरे देश के लोगों की आय को आंकने में अनेक कठिनाइयां होता है। मतलब जो उसका आंकड़ा जो होता है तो क्या होता है उसको जमा करने में बड़ा ही समस्या होती है। दोहरी गणना की संभावना, एक ही आय या उत्पाद को दो स्थानों पर अंकित कर देने से वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगता है। मतलब क्या होता है, दोहरी गणना हो जाता है। मान लिया जाए कि हम कहीं पे गणना किए हैं, मान लिया सरमेरा में गणना किए हैं किसी व्यक्ति का और व्यक्ति बरबीघा में भी रह रहा है तो दो बार क्या हो गया, उसे गणना हो गया। दो बार गणना हो रहा है तो क्या हो, राष्ट्रीय आय जायज सी बात है क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। अब मूल्य के मापने में कठिनाइयां, वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आने से राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां होती है। जिसे मान लिया जाए अविनाश कुमार जो है, अब अविनाश कुमार एक किताब का दुकान खोला हुआ है तो दुकान खोला हुआ है तो वो बेच रहा है किताब का मूल्य 100 रुपया में। अब वही राजीव है, राजीव उसी किताब को बेच रहा है 200 रुपया में, है ना। और उसी किताब को सब क्या कर रहा है, अलग अलग रेट में बेच रहा है। तो प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, उसका कठिनाइयां होगा। अब हम लोग जो गणना करें उसको दिक्कत होगा, आप 100 रुपया रेट लगाएं कि 200 रुपया लगाएं, ये सब कठिनाइयां आती है। तो इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय गणना करते समय विशेष सावधानी बरतनी होती है। तो पता चला कि राष्ट्रीय आय कुछ और है, निकल कर कुछ और आ गया, ऐसा चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग आएंगे विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का योगदान क्या है। मतलब देश के विकास में, राज्य के विकास में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का योगदान क्या होता है, बराबर क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र के आर्थिक विकास का सही मापदंड है। मतलब देश कितना विकास किया, आर्थिक विकास, देश कितना विकास किया उसको जानने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है, राष्ट्र की आय का जो बढ़ रहा है तो देश ज्यादा विकास कर रहा है, और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या होगा, देश ज्यादा विकास कर रहा है। तो क्या राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय, आय राष्ट्र के विकास का सही क्या है, मापदंड है। आता राष्ट्रीय आय वृद्धि से लोगों की आय बढ़ती है और उनका जीवन स्तर बेहतर होता है। अगर जो हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो जायज सी बात है
देश में रहने लोगों को भी संपत्ति में वृद्धि होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय किसका है? देश की संपत्ति है। अब देश में रहने लोगों को कहीं उस पर अधिकार है, इसलिए क्या होगा, अगर राष्ट्रीय आय वृद्धि होगा तो देश के भी लोगों की आय बढ़ेगी और जीवन स्तर अच्छा होगा। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होने से व्यक्तियों का विकास संभव हो सकेगा। मान लिया प्रति व्यक्ति आय, किसी खास व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, यदि उसका मान लो अब शुरू में कमा रहा था 10 रुपया, अब कमाने लगा 100 रुपया, तो सिंपल सी बात है, जब 10 रुपया से 100 रुपया कमाया तो क्या होगा, उसका वृद्धि होगा, उसका विकास होगा। तो प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होने से क्या होता है, उसका विकास भी बढ़ता है। राष्ट्रीय आय वृद्धि से आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, मतलब तो बता ही दिए, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो आर्थिक विकास होगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, उसका धीरे धीरे विकास होना संभव होगा। समावेशी विकास पर बल दिया जा रहा है ताकि गरीबों की आय में भी वृद्धि होती है। मतलब अगर जो मान ले राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता है तो समावेशी विकास होता है। प्यारे बच्चे, हम पिछले टॉपिक में बता दिए थे क्या समावेशी विकास किसे कहते हैं, मतलब वैसा विकास जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता है, समाज में रहने वाले हर एक लोगों का विकास होता है, वो होता है समावेशी विकास। मतलब अगर जो देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो समावेशी विकास संभव है। राष्ट्रीय आय वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। मतलब राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है और जनसंख्या में यदि वृद्धि हो रहा है, उसके आधार पर क्या होगा, आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा रहेगा और देश की संपत्ति कम रहेगा तो दिक्कत है, और देश की संपत्ति ज्यादा रहेगा, जनसंख्या कम रहेगा तो थोड़ा जब विकास होगा ज्यादा, ये सब है। राष्ट्रीय आय वृद्धि से लोगों के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो लोगों का आर्थिक विकास बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि से व्यक्तियों की रुचि और स्वभाव परिष्कृत होता है। अगर प्रति व्यक्ति आय, मान लिया कोई व्यक्ति कमा रहा है, मान लिया कमा रहा है कितना, 50,000, तो क्या करेगा, एक मोटरसाइकिल खरीदेगा, मोटर गाड़ी खरीदेगा, स्कूटर खरीदेगा। और वही व्यक्ति कमा रहा है 5 लाख रुपया, तो क्या होगा, उसकी सोच और रुचि क्या होगा, बढ़ेगा, फोर व्हीलर खरीदेगा, है ना। अगर जो मालिक कमा रहा है करोड़ रुपया, तो क्या खरीदेगा, हवाई जहाज खरीदेगा, हेलीकॉप्टर खरीदेगा, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से समाज के आर्थिक विकास में कमी आता है। अगर राष्ट्रीय आय में कमी हो गया, प्रति व्यक्ति में आय में कमी हो गया, क्या हुआ, समाज के क्या होगा, विकास कम हो जाएगा। आर्थिक विकास मतलब क्या हुआ, आर्थिक क्षेत्र में, पैसा के क्षेत्र में उसका विकास होना। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का सही मापन आर्थिक विकास की आवश्यक है। मतलब आर्थिक विकास, व्यक्ति कितना विकास कर रहा है जीवन में, कितना व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़ रहा है, इसके राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय होना बहुत ही जरूरी है। इसके आधार पर ही क्या हो सकता है, देश का विकास हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर जो देश का विकास करना है तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का विकास करना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना अच्छा से और कितना सिंपल ढंग से आप लोग के लिए सारा मटेरियल तैयार करके हम मेहनत कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग को फ्री में ही सारा कुछ यूट्यूब पे मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा देख रहे हैं, हम रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं। अगर जो आप लोग नवंबर दिसंबर तक पूरा मेरा वीडियो देखते रहिएगा यूट्यूब पर रेगुलर, तो मैं वादा करता हूं कि आप लोग कभी भी बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं बहुत सारा वीडियो टॉपिक लेकर, नया नया टॉपिक लेकर के आऊंगा। तो प्यारे बच्चों, क्या कीजिएगा, मेरा इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, और अगर जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकन वाला घंटा जो है उसको जरूर से बजा दीजिए, ताकि जैसे ही घंटा बजेगा तो क्या होगा, हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप लोग को ही सपोर्ट करना पड़ेगा ना, उसके बाद फिर तो मजा ही मजा है क्या।